गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग इस समय एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने पढ़ रहे हैं। तो इसमें आगे की कहानी देख करके हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया है अपनी गुड़िया किटी को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक ने। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या बताया उन्होंने आगे। डायरी के पन्ने और इसकी लेखिका है एन फ्रैंक। पार्ट 5 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 5 यानी कि पार्ट 4 तक हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है। आगे की कहानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए क्या बताती है एन अपनी किटी को। लिखती है बुधवार का दिन है 29 मार्च 1944 को। ये लिखती है मेरी प्यारी किटी, कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प रहा होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग उसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। उन्होंने बताया कि डच प्रसारण में ये बात कही गई है। बोल्केस्टीन ने ये बात कहा है कि बोल्केस्टीन कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने कहा है कि इस समय युद्ध के समय और युद्ध के बाद की जितनी भी कहानी लोगों ने डायरी में लिखा होगा उनको छपवाया जाएगा। तो कहती है वो बताइए किटी, हमने तो एक एक दिन की कहानी लिख करके तुम्हें बताया अपनी डायरी में। तो मेरी इस डायरी के विषय में जब लोगों को पता चलेगा तो लोग उस पर झपट पड़ेंगे। उनका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग उसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बता रही हूँ, युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। वो कहती है कि सोचो कितना अमेजिंग होगा उस समय जब लोग इस डायरी को पढ़ेंगे जो मैंने तुम्हें बताया। और ये किस्मत से अगर कभी छप गई तो लोग इसमें कैसे समझेंगे कि यहूदियों के साथ कैसे कैसे व्यवहार होते थे, कहाँ रहते थे, वो अज्ञातवास में क्या खाते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, आदि आदि का वर्णन मैंने अपनी डायरी के पन्नों में कह करके तुम्हें बताया है। तो लोग क्या सोचेंगे थोड़ा सा ही। कहती हैं हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। कहती हालांकि हमने बताने का तो प्रयास पूरा किया है तुम्हें, लेकिन तुम ये समझ लो कि तुमको बहुत थोड़ा सा पता चला है। पूरी बातें हमने अपनी डायरी में नहीं लिखी है। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसी डर जाती हैं। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इज़्मुलडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां, या हमारे इन घरों की कैसी महामारियां फैली हुई थी। कहती हैं कि जब 550 टन गोला बारूद बरसाए गए युद्ध के दौरान तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे घास की पत्तियां कांपती हैं। उस तरह से मेरे घर कांपते हुए नजर आ रहे थे। तुम्हें इन सब की कुछ खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती। उस समय महामारी के दौरान, उस युद्ध के दौरान चोरियां बहुत फैल रही थी, चोरियां बहुत हो रही थी। कहती थी कि डॉक्टर मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि वो जैसे ही पीठ मोड़े नहीं कि उनकी गाड़ियां
गायब हो जाती हैं। डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया है, यानी कि कोई अपने हाथों में, शरीर में कोई भी गहना किसी प्रकार का नहीं पहन पाते, क्योंकि वो पीठ मोड़े नहीं कि बस हाँ, उनके हाथों से निकाल लिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे 8-8 10-10 साल के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं। उन्होंने बताया कि 8-8 10-10 साल के पेट के पीछे भूख के मारे जो भी हाथ लगा उसे उठा ले जाते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फेरी मिलेगी, मतलब उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, सब चोरी हो जाएगा। चोरी गए टाइपराइटरों, ईरानी कॉलेज कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए हैं। दिन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए, और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा पुर्जा गायब हो चुका है, मतलब सार्वजनिक टेलीफोन तक लोग उठा ले गए। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, सब भूखे हैं। नकली कॉफी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं या भूख से बेहाल है। सब लोग फटे पुराने कपड़े, घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.550 गिल्डर का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ता है। इस बीच जूता गायब हो चुका होगा, यानी कि जूते फटे पहन कर रहना पड़ रहा है, नया जूता मिल नहीं रहा है, और अगर इसे मरम्मत के लिए दे तो मोची 4 महीने लगा देता है बनाने के लिए, और उसमें क्या होता है कि जूता गायब होने में देर नहीं लगती है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह की चोरियां जैसे कार्य हो रहे थे, चोरियां हो रही थी, तो चोरियों के कारण वहाँ उन्होंने बताया कि कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और किस तरह से उन समस्याओं को इंडिकेट करते हुए उन्होंने हमारे पास अपने ऊपर आप बीती को बताने का प्रयास किया है। सरकार इसका एक लाभ भी हुआ है कि खाना जितना खराब होता जा रहा है, बिक्री उतनी भी गंभीर हो रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं, यानी कि उन्होंने बताया इसका लाभ भी हुआ है। खाना जितना खराब होता जा रहा था, बिक्री उतनी ही गंभीर होती जा रही थी। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, हमले दिन प्रतिदिन होते जा रहे थे। खाद्य कार्यालय यानी कि जो भोजन सामग्री आदि उपलब्ध कराते थे, पुलिस अधिकारी या तो उनकी मदद कर रहे थे या उन पर कोई आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज देते थे। कुल मिलाकर के यहूदियों की हेल्प करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। आगे उन्होंने लिखा कि तुम्हारी एंड नेक्स्ट लेटर उन्होंने लिखा मंगलवार 11 अप्रैल 1944 को क्या लिखती है कि मेरी प्यारी किटी, मेरा सिर घूम रहा है। ये सब लिखते लिखते एन परेशान हो जाती है और कहती है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। गुरुवार जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था सब कुछ ठीक ठाक था। जब मैंने पिछली बार लिखा था तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अब मैं जब तुम्हें पत्र लिख रही हूँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। हम मोनोपोली खेल खेल रहे हैं। शनिवार की हम यही खेल खेले, दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा, तेज गोलाबारी शुरू हुई, मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोग यही कहना था कि बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था। गोलाबारी होने लगती है, वो लोग अंदर मोनीपोलो के गेम खेल रही हैं। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। 5:15 हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। अटारी में छत हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत खूबसूरत मोर्टार संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं
कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सके, इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नजर आया मैं ऊपर लेती चले गए। पीटर एक लड़का है जिसके साथ वो छत पर जाती है, आराम से बैठने के लिए एक कुशन साथ में ले जाती है। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी, दूसरी कुशन भी बहुत छोटा सा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सट कर बैठे हुए थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे दो और पेटियां भी थी। मुश्ची हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी ही। अचानक 9:45 मिस्टर वानदार ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। वो कुशन मिस्टर डसेल का था जो लेके गई थी। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वानदान हमारे साथ थे। ये कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खपा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था। पिस्सू मीन्स एक इंसेक्ट्स होते हैं जिसे खटमल कहते हैं, ठीक है। तो उनको लगा कि कहीं इसमें कहीं चिपक न जाए क्योंकि उस घर में रहे होंगे। हम कहती है कि मिस्टर डसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रश निकालने पड़ेंगे। इस छोटे से प्रश्न पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वो अपने कुशन को ढूंढते ढूंढते इसलिए आए कि छत पर कहीं पिस्सू ना हो, इतनी पुरानी चीजें पड़ी हुई थी उनमें कहीं खटमल ना हो, तो वो फिर हमें कहाँ से कैसे हम निकालेंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत अपना कुशन मांगा। लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गया। 9:30 पीटर ने हौले से दरवाजा खटखटाया। पापा से कहा कि वे जरा ऊपर आए, उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। मैंने मार्गोट से कहा तय है, पीटर ने किसी और बहाने से ही बात कही है। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे थे मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही थी। उन्होंने कहा कि पीटर ने कहा कि मुझे इंग्लिश में एक वर्ड में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे करके उनके पापा को बुलाया एन के। लेकिन एन ने समझ लिया। मार्गोट से कहा कि जरूर कोई गंभीर बात है, इसलिए पीटर ने बहाने से पापा को बुलाया है। उन्होंने कहा लगता है कहीं सेंधमारी हो रही पिताजी। मिस्टर वानदान पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए। मार्गोट, माँ, मिसेस वानदान और मैं ऊपर इंतजार करते रहे। चार डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती हैं। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में लगे रहे। उसके बाद का मामला मेरा सोचना बिल्कुल सही था। बड़ी तेजी से नीचे धमाका हुआ और जब धमाका हुआ तो उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी में 9:45 बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। 9:45 रात का समय है। सबके चेहरे के रंग उड़ गए, सब डर गए जैसे धमाका हुआ। उसके बावजूद हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज कैसी थी? क्या वे लोग सेंधमारी के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। सभी आदमी लोग नीचे जा चुके थे, महिलाएं सभी ऊपर थी। हमारे डर के चुपचाप बैठ गई। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था, वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए, उनके पीछे मिस्टर वैनडाल, बत्तियां बंद कर दो, दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। ऊपर वाली मंजिल पे सबसे जाने के लिए बोला कि यहाँ पुलिस आने वाली। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। बत्तियां बुझा दी गई। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10 बजे तक 10:10 तक वापस नहीं आए थे। दो लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था, बुक केस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया था। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था कि उसने जोर से दो धमाके सुने। वह नीचे गया तो देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे से बाईं तरफ आधा फट्टा गायब हुआ। वह लपक कर ऊपर आया और होमगार्ड्स को चौकन्ना किया। चारों तरफ लपके नीचे गए। जब गोदाम में पहुंचे तो सेंधमार अपने धंधे में लगे हुए थे। सेंधमार उनके घर में चोरी करने आ चुके थे। बिना सोचे समझे मिस्टर वानदान चिल्लाए, पुलिस!
बाहर भागने की आवाज आई। सेंधमार भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले, लेकिन अभी तक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापस नीचे गिर गया। पुरुष लोग सेंधमारों की ढिठाई पर हैरान थे। मिस्टर बांदान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। यानी कि फिर से वो सेंधमार वापस आ गए। जब देखा पुलिस नहीं है तो मिस्टर बांदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसी जगह पर जमाया गया। एक बार फिर उनका यह प्रयास निष्फल रह गया। बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टार्च की रोशनी फेंकते हुए दिखाई दिए। क्या मुसीबत है, उन आदमियों में से एक गुनगुनाया। लेकिन अब संकट ये था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी। अब वे पुलिस के बजाय सेंधमारों वाली हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डसेल मिस्टर बांदान ने डसेल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाजा खोला, रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोला, फोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुककेस के पीछे पहुंचने में सफल ही हो गए। बच्चों, आगे की कहानी हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किस तरह की समस्याओं का सामना एन ने अज्ञातवास में रह करके किया, ये हम सभी लोग उनके पन्नों के माध्यम से पढ़ते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।